स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमानस्य पाठस्य इदानीम् उपमालङ्कारस्य अंशः अस्ति अस्माकं पाठविषयः। तत्रापि उपमालङ्कारस्य सकलं विमर्शं विवेच्य इदानीम् उपमास्थलीय यावन्ति वाक्यानि सम्भवन्ति उपमास्थलीयानि तावताम् उपमास्थलीयवाक्यानां शाब्दबोधं दिदर्शयिषुः पण्डितराजः ग्रन्थं करोति। तत्रैव अस्माकं पाठः प्रवर्तते। तत्र अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति अरविन्दवत् मुखम् इत्यत्र तु अरविंद सादृश्यवदभिन्नं मुखम। यहाँ से हमको आज का पाठ करना है और ये 9वें प्रकार के उपमा वाक्य का शाब्दबोध अब आचार्य बता रहे हैं। देखिए, ठीक है। इससे पहले आपको बताया था अरविंदवत सुंदरम मने वति प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं उपमा में तो वहां पर किस प्रकार से शाब्दबोध होता है। अब ये उसी प्रकार का वाक्य लेकर के बोल रहे हैं। देखिए, अत्र तु अरविंद निरूपित सादृश्यवत् अभिन्नम मुखम इत्याकारकम बोधम वयम जानीमः। तो वहां पर भी क्या है, वति पदार्थ जो है वह यहाँ पर जो वति है वो तुल्यार्थ में हुआ है। इसीलिए जब तुल्य पदार्थ क्या होता है, सदृश होता है, सादृश्य नहीं होता है। तो यदि वति प्रत्यय तुल्यार्थ में होगा तो उसका अर्थ होगा सदृश यानी सादृश्यवान। तो उसके एक देश सादृश्य में वह जो अरविंद पदार्थ है उसका निरूपितत्व संबंध से अन्वय होगा। ये तो आप जब से आपने ये शाब्दबोध का क्रम आप जान रहे हैं तब से आपको पता है कि उपमान पदार्थ का सादृश्य पदार्थ में निरूपितत्व संबंध से अन्वय होता है। तो हमको लाभ होगा अरविंद निरूपित सादृश्य ऐसा। लेकिन वति पदार्थ वति प्रत्ययार्थ जो है वो केवल सादृश्य नहीं है, सादृश्यवान है। उसके एक देश सादृश्य में ही हम अन्वय करते हैं अरविंद पदार्थ का, क्योंकि पूरे सादृश्यवान पदार्थ में अन्वय करने की योग्यता अरविंद पदार्थ में नहीं है। इसीलिए उसके एक देश सादृश्य में अन्वय करते हैं। तो अरविंद निरूपित सादृश्य। अब पूरा हम प्रत्ययार्थ के साथ बोलेंगे तो अरविंद निरूपित सादृश्यवत, ऐसा अरविंदवत इस अंश का बोध हो जाएगा। अब अरविंदवत कौन है तो कहेंगे मुख है। तो अरविंदवत पद जो है वो भी मुख को ही कह रहा है ना। यानी दोनों ही पद जो है वो समान अभिव्यक्तिक हैं और एक धर्मी बोधकत्व है दोनों पदों में। तो इनका अभेद संबंध से अन्वय हो जाएगा। तो पूरा अन्वय का अपने बोध का स्वरूप क्या बनेगा, अरविंद निरूपित सादृश्यवत अभिन्नम मुखम। अरविंद से निरूपित जो सादृश्य है उस सादृश्य से युक्त जो है उससे अभिन्न मुख है। ठीक है, ऐसा हम हिंदी में बोल सकते हैं। अस्तु, तो अयम एक प्रकारः उपमास्थलीय शाब्दबोधस्य। इदानीं प्रकारान्तरम् आचार्यः विवृणोति, तत्पश्यामः। अरविन्दवत् सौन्दर्यमस्य इत्यत्र अरविन्दशब्दस्य अरविन्दसौन्दर्यलाक्षणिकतया अरविन्दसौन्दर्यनिरूपित सादृश्याधिकरणमेतत् एतत् संबंधी सौंदर्यम। इस प्रकार से अब शब्दबोध होगा। देखिए, अब यहाँ पर जब भी आप शब्दबोध का विचार करें तो आप सबसे पहले ये देखें कि उपमा का वाक्य क्या है, क्योंकि जब जब उपमा का वाक्य बदलेगा तब तब उसमें शब्दबोध में भी बदलाव आएंगे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे अरविंदवत मुखम ऐसा, लेकिन अब वाक्य क्या है, अरविंदवत सौंदर्यमस्य। तो अस्य जो पद है वह उपमेय का प्रतिपादक है। ठीक है, और यानी मुखादि का प्रतिपादक है जो उपमेय पदार्थ है। और तदगत जो सौंदर्य है
उस सौंदर्य में सादृश्य का निरूपण यहाँ पर अरविंद से किया जा रहा है। ठीक है, तो अरविंद शब्द जो है उसका यहाँ पर वति प्रत्ययार्थ जो सादृश्य एक देश जो सादृश्य है उसमें अन्वय आप नहीं कर सकते। अब क्योंकि आगे सौंदर्य है, अरविंद के समान सौंदर्य नहीं बताना है वक्ता को, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अरविंद के माने कमल के समान सौंदर्य नहीं होता है, कमल के सौंदर्य के समान सौंदर्य होता है। ठीक है, तो अरविंद पदार्थ में अब निरूपितत्व संबंध से वति प्रत्यार्थैक देश सादृश्य में अन्वित होने की योग्यता नहीं है, तो मुख्यार्थ बाद होगा। माने अरविंद पदार्थ जो है वो निरूपितत्व संबंध से अन्वय प्राप्त नहीं कर सकता सादृश्य में। तो क्या होगा, हमको लक्षणा करनी होगी अरविंद पद में। तो अरविंद पद की लक्षणा होगी अरविंद निष्ठ सौंदर्य में। ठीक है, अरविंद निष्ठ सौंदर्य में अरविंद शब्द की लक्षणा होगी तो अर्थ होगा, अरविंद पद का अर्थ क्या होगा, अरविंद सौंदर्य, यानी अरविंद निष्ठ जो सौंदर्य है, तेन अरविंद निष्ठेन सौंदर्येण निरूपितम यत् सादृश्यम वति प्रत्ययार्थैक देशः सादृश्यम तत् सादृश्याधिकरणम एतत् संबंधी सौंदर्यम अस्ति। ठीक है, अभी समझिए क्या होगा इसमें, समझिए। अरविंद सौंदर्यमस्य, अरविंदवत सौंदर्यमस्य, यहाँ पर आप अर्थ पदार्थ समझिए कितने हैं। एक अरविंद पदार्थ है, एक वति प्रत्ययार्थ है दो, और सौंदर्य पदार्थ है और अस्य पदार्थ है। अस्य को भी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, तीन पे विचार कीजिए। तो अरविंद पदार्थ, वति प्रत्यार्थ जो है और सौंदर्य जो है, तो यहाँ पर जो है वो वक्ता को अरविंद के समान सौंदर्य है ऐसा इष्ट नहीं है, कमल के सौंदर्य के समान इस मुख का सौंदर्य है ऐसा बताना है। तो अरविंद शब्द में पहले आपको मुख्यार्थ बाद होने के कारण लक्षणा करनी होगी। तो लक्षणा से अरविंद शब्द का अर्थ होगा अरविंद का सौंदर्य, माने अरविंद निष्ठ सौंदर्य। ठीक है, तो अरविंद पदार्थ क्या हो गया, अरविंद निष्ठ सौंदर्य। अब उस अरविंद निष्ठ सौंदर्य का निरूपितत्व संबंध से वति प्रत्ययार्थैक देश जो सादृश्य है, क्योंकि वति प्रत्ययार्थ क्या है, सादृश्यवान। ठीक है, सदृश है। तो उस वति प्रत्ययार्थैक देश सादृश्य में अरविंद पदार्थ जो अरविंद सौंदर्य है उसका हम निरूपितत्व संबंध से अन्वय करेंगे तो क्या लब्ध होगा, अरविंद निरूपित सौंदर्यम ऐसा लब्ध होगा। ठीक है, अरविंदवत, इस अरविंद निरूपित से लब्ध होगा अरविंद निष्ठ सौंदर्य निरूपित सादृश्यवत, इतना अर्थ आपको लाभ हुआ अरविंदवत इस पद से। ठीक है, तो अरविंद सौंदर्य निरूपित सादृश्यवत। ठीक है, इतना लब्ध हुआ। अब उस सादृश्य का अधिकरण कौन है, वो सादृश्य रहेगा किसमें, अरविंद के सौंदर्य से निरूपित जो सादृश्य हो रहा है वो सादृश्य रहेगा किसमें, उसका आधार कौन है, तो मुख का जो सौंदर्य है उसमें तन निरूपित सादृश्य रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुखम चंद्र इव, तो चंद्र निरूपित सादृश्य मुख में रह रहा है, तो सादृश्य का अधिकरण कौन है, मुख है। ऐसे ही इस स्थल में कमल सौंदर्य निरूपित जो सादृश्य है वो सादृश्य किस में रहेगा, तो मुख के सौंदर्य में रहेगा। ठीक है, नायिका के मुख के सौंदर्य में रहेगा। तो सादृश्य का अधिकरण कौन हो गया, वह जो सौंदर्य है, मुख का जो सौंदर्य यानी उपमेय पदार्थ जो है, तो वह अधिकरण है, तो उसमें रहेगी अधिकरणता। तो उसी संबंध से माने अधिकरणता रूप संबंध से वति प्रत्ययार्थ जो है, ठीक है, सादृश्य, उसका हम अधिकरणता संबंध से अन्वय कर देंगे। कहां पर, मुख के सौंदर्य में।
अरविंदवत सौंदर्य में जो सौंदर्य पदार्थ है ना, उसमें अधिकरणता संबंध से उस पूरे अर्थ का अन्वय हो जाएगा। तो आपको क्या लब्ध हुआ? अरविंद सौंदर्य निरूपित अरविंद सौंदर्य निरूपित सादृश्य अधिकरणम एतत् सौंदर्यम। ठीक है, अरविंद के सौंदर्य से निरूपित जो सादृश्य है, उस सादृश्य का अधिकरण ये मुख में रहने वाला सौंदर्य है, ऐसा आपको लब्ध हुआ। लेकिन वो सौंदर्य है कैसा? तो वहां पर फिर वो जो अस्य पदार्थ है ना, वो आएगा। तो एतत् संबंधी माने मुख संबंधी। जो सर्वनाम पद है अस्य, तो सर्वनाम पद तो क्या होते हैं? बुद्धिस्ट अर्थ के परामर्शक होते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट पदार्थ है नायिका का मुख। ठीक है, तो अस्य माने मुखस्य सौंदर्यम, मुख संबंधी सौंदर्यम अरविंद सौंदर्य निरूपित सादृश्याधिकरणम अस्ति एवं इत्याकारकः बोधः अनेन अथवा अस्मात् उपमावाक्यात् उपपद्यते। ठीक है, वही कहते हैं। देखिए, अरविंद सौंदर्यमस्य इत्यत्र अरविंद शब्दस्य अरविंद सौंदर्य लाक्षणिकतया, पहले आपको सबसे पहले ये काम करना है कि अरविंद शब्द की लक्षणा अरविंद के सौंदर्य में करनी है, क्योंकि अरविंद पदार्थ में योग्यता ही नहीं है निरूपितत्व संबंध से अन्वय होने की सादृश्य पदार्थ में, क्योंकि यहां पर वक्ता जो है वह अरविंद के समान सौंदर्य है ऐसा कहना नहीं चाह रहा है, अरविंद के सौंदर्य के समान सौंदर्य है ऐसा कहना चाह रहा है। तो पहले आपको लक्षणा करनी होगी अरविंद शब्द की अरविंद सौंदर्य में। तल्लाक्षणिकतया अरविंद सौंदर्य निरूपित, फिर तो आगे आपको पता ही है निरूपित संबंध से अन्वय कर देंगे, आगे प्रत्ययार्थ का अधिकरणता संबंध से अन्वय कर देंगे। तो क्या अर्थ होगा? तो वो शब्दबोध का ही साक्षात स्वरूप बता रहे हैं कि अरविंद सौंदर्य निरूपित सादृश्याधिकरणम एतत् संबंधी सौंदर्यम। एतत् संबंधी माने मुख संबंधी जो सौंदर्य है वह इस प्रकार से अरविंद सौंदर्य के द्वारा निरूपित सादृश्य का अधिकरण है। ठीक है, अब यहां पर एक नया प्रश्न होगा कि दो सौंदर्यों में उपमा इष्ट हो सकती है क्या कभी कभी को? हाँ, दो सौंदर्य में माने अरविंद सौंदर्योपमानिका मुख सौंदर्योपमेयिका इष्यते वा केनचित कविना। क्या कोई कवि इस प्रकार से अरविंद के सौंदर्य को उपमान बना करके मुख के सौंदर्य को उपमेय बना करके उपमा करता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? अरविंद को उपमान बना करके मुख को उपमेय बना करके उपमा करता है। तो यहां पर तो जो आप बता रहे हैं उसके अनुसार यही लग रहा है कि दो सौंदर्यों में उपमानोपमेय भाव है, मुखगत और अरविंदगत जो सौंदर्य है। तो उसका यहाँ पर क्लैरिफिकेशन स्पष्टता देते हैं पंडित राज जगन्नाथ। देखिए, एतत् संबंधी सौंदर्यमिति, तो मुखारविंद सौंदर्ययोः सादृश्य बोधे शाब्दे जब मुख और अरविंदगत सौंदर्य का सादृश्य बोध कह दिया जाता है, उक्त हो जाता है, शब्दे माने उक्ते सति, तदा तयोः अभेदाध्यवसायात्, फिर उन दोनों का अभेदाध्यवसाय करके, उन दोनों को एक सौंदर्य मान करके, ठीक है, यानी अब जब एक मान लेंगे तो वो असाधारण धर्म हो जाएंगे, है ना। मुखगतम अरविंदगतम च सौंदर्यम एकम इति असाधारण धर्मम कल्पयित्वा, तत्सौंदर्यम असाधारण धर्मम कल्पयित्वा इदानीम अरविंद मुखयोः उपमा पश्चात् भवति। वही कहते हैं कि तयोः माने तयोः सौंदर्ययोः अभेदाध्यवसायात्, यद्यपि वे दोनों भिन्न सौंदर्य हैं आश्रय के भेद से, फिर भी उनमें अभेदाध्यवसाय करके अभिन्न धर्म मूला, है ना,
साधारण धर्म मूला पश्चात मुखारविंदयोः अपि, बाद में मुख और अरविंद की भी सादृश्य धी वहाँ पर होती है, अर्थात वह जो उपमा प्रसिद्ध है वह उपमा भी वहाँ पर हो जाती है। लेकिन उस उपमा से पहले आपको दो सौंदर्यों में जो सादृश्य है वो ज्ञात होना चाहिए। अस्तु, इत्थम अरविंदवत् सौंदर्यमस्य इत्यादि स्थले कथम उपमावाक्यात् शाब्दबोधो भवति इति अनेन ग्रंथेन अस्माकं ज्ञानं जातम्। इदानीं वाक्यान्तरमादाय बोधं दर्शयत्याचार्यः। पश्यन्तु, अरविंदेन तुल्यम् इत्यत्र तृतीयार्थो निरूपितत्वम्। अब देखिए यही है कि जब आप समस्त वाक्य में बोध का विचार करते हैं तो वहां पर आपको विभक्ति अर्थ का अलग से विचार नहीं करना पड़ता। जो विभक्ति अर्थ है उसी को आप संबंध बना करके समास के घटक जो पदार्थ होते हैं उनका संबंध आप कर देते हैं। लेकिन अगर आप व्यस्त प्रयोग में बोध का विचार करते हैं तो आपको व्यस्त प्रयोग में ये ध्यान रखना है कि जो आप समस्त वाक्य में संबंध बना रहे थे अब आपको उसको विभक्ति अर्थ बनाना होगा। ठीक है, प्रायः यही होता है। तो अरविंदवत में जब तुल्यार्थ में वति प्रत्यय हुआ था तो वहां पर हमने सीधा निरूपितत्व को संबंध बना दिया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि अब विभक्ति दिखाई दे रही है उपमानवाचक पद के बाद, तो आपको विभक्ति का अर्थ बताना होगा। तो वो ही बता रहे हैं, देखिए, अरविंदेन तुल्यम इत्यत्र, ये एक उपमा वाक्य है, अरविंदेन तुल्यम मुखम। तो वहां पर क्या होगा, तृतीयार्थ आपको निरूपितत्व करना है और उस विभक्ति अर्थ का सादृश्य में अन्वय करना है, निरूपितत्व का सादृश्य में अन्वय करना है। तो अरविंद निरूपित सादृश्याश्रया भिन्नम, अरविंद निरूपित जो सादृश्याश्रय है, क्योंकि तुल्य पदार्थ क्या है, सादृश्याश्रय है। ठीक है, उसके एक देश सादृश्य में जो है वो लक्षणा अन्वय होगा। ठीक है, अरविंद विभक्ति अर्थ निरूपितत्व का। तो उसके बाद जब हम मुखादि में अन्वय करेंगे तो पूरे तुल्य पदार्थ का यानी सादृश्याश्रय पदार्थ का अन्वय करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बोध क्या होगा, तो वही बता रहे हैं, अरविंद निरूपित सादृश्याश्रया भिन्नम इति बोधः अस्मात् वाक्यात् जायते। फिर से एक नए वाक्य में बताते हैं, तत्रैव, माने इसी वाक्य में, अरविंदेन तुल्यम मुखम, इसी वाक्य में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, है ना, तो क्या होगा, तत्रैव सौंदर्येण इति धर्म निर्देशे तृतीयार्थ प्रयोज्यत्वम। देखो अब यहां पर भी क्या है, जब धर्मवाचक पद के साथ समास होता है तब आप क्या करते हैं, सीधा प्रयोज्यत्व को संबंध बना देते हैं, है ना। लेकिन अभी, या प्रयोजकता को संबंध बना देते हैं, लेकिन अभी जब धर्मवाचक पद से विभक्ति आ गई है तो वो संबंध जो आपने समस्त वाक्य में बनाया था अब आपको विभक्ति अर्थ बनाना होगा। तो देखिए क्या है, अब उपमा का वाक्य सुनिए क्या है, इदम मुखम सौंदर्येण अरविंदेन तुल्यमस्ति। ये जो मुख है नायिका का वो सौंदर्य रूपी धर्म के कारण कमल के समान है, ऐसा, कमल के सदृश है, ऐसा एक उपमा वाक्य है। तो यहाँ पहले वाक्य से यहाँ पर यही अंतर है कि यहाँ पर साधारण धर्म का निर्देश कर दिया है। तो अब यहाँ पर बोध कैसे होगा, तो बता रहे हैं कि पहला बोध तो वही रहेगा। ठीक है, अरविंद निरूपित सादृश्याश्रया भिन्नम मुखम। बस आपको ये करना है कि जो धर्मवाचक पद है उसके बाद जो तृतीया दिख रही है उस तृतीया का अर्थ करना है आपको प्रयोज्यता। ठीक है, तो बस थोड़ा सा अन्वय ये बढ़ जाएगा पहले वाले अन्वय में कि अरविंद निरूपित सौंदर्य प्रयोज्य सादृश्यवद भिन्नम मुखम। अरविंद निरूपित जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का प्रयोज्य, उस सौंदर्य से प्रयोज्य जो सादृश्य है उस सादृश्य, वह सादृश्य वाला, उस सादृश्य वाला जो है उससे अभिन्न मुख है, ऐसा करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर यह हुआ अरविंद पदार्थ का निरूपितत्व संबंध से
सौंदर्य माने सादृश्य में अन्वय होगा, और सौंदर्य पदार्थ का भी प्रयोज्यता संबंध से सादृश्य में ही अन्वय होगा। ये ध्यान रखना है आपको। यानी उपमान पदार्थ का और साधारण धर्म दोनों ही पदार्थों का सादृश्य में ही अन्वय होगा। उपमान पदार्थ का निरूपितत्व संबंध से अन्वय होगा, और साधारण धर्म जो है सौंदर्य, उसका प्रयोज्यता संबंध से अन्वय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्दबोध हो जाता है। बस आप एक बात और मूल में ये जान लीजिए, इस पूरे शब्दबोध मीमांसा के जो मूल में एक बात ये है कि ये सारे जो विचार कर रहे हैं आप, ये तब संभव हैं जब आप विशेष रूप से साधारण धर्म के स्थल में, जब आप साधारण धर्म को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं। ठीक है, मीमांसकों की तरह, है ना। क्योंकि जब आप साधारण धर्म को सादृश्य से अतिरिक्त पदार्थ मानेंगे, तभी सादृश्य और साधारण धर्म में प्रयोज्य प्रयोजक भाव हो सकता है। अगर आप उनको एक मानते हैं, कई लोग उनको एक मानते हैं, तो उनके मत में इस प्रकार से प्रयोज्यता संबंध से साधारण धर्म का अन्वय सादृश्य में नहीं हो सकता है। तो ये जितना विचार चल रहा है, ये अभी आपको याद होगा पंडित राज ने प्रतिज्ञा की थी पहले कि अभी हम सादृश्य सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मान करके विचार कर रहे हैं। तो सादृश्यम अतिरिक्त पदार्थम मत्वैव एतावान विचारः संभवति, न तो अभिन्नं मत्वा। सादृश्यम साधारण धर्मेण अभिन्नं मत्वा अयं विचारः अवकाशं न लभते। अस्तु, इदम अवश्यम मनसि कर्तव्यम भवद्भिः। चलिए, अब एक नया और वाक्य आता है, उपमा का वाक्य। ठीक है, ये 13वां वाक्य है उपमा का, जिसमें आपको पंडित राज शब्दबोध बता रहे हैं। अस्तु, अरविंदम आननं च समम् इत्यत्र प्रथमं शब्दात् सादृश्यवदभिन्नम् इति बोधे पश्चात् मानसी वैयञ्जनिकी वा परस्पर निरूपित सादृश्यस्य प्रतीतिः प्रसिद्ध निरूपित सादृश्यस्य वा प्रतीतिः भवति। अच्छा देखिए, एक ये भी उपमा का ही वाक्य है। अरविंदम आननं च समम, अरविंदम आननं च तुल्यम समम स्तः। मुख और जो कमल है वो दोनों समान हैं। तो यहाँ पर जो शब्द से पहला बोध होगा, वहाँ पर यत्किंचित निरूपित सादृश्य यत्किंचित में नहीं बताया गया है। ये सम, जहाँ पर भी आप माने उपमा के स्थल में सम का प्रयोग देखेंगे ना, वहां पर सीधा बोध कभी नहीं होगा। वहां पर प्राथमिक बोध जो होगा वो अलग प्रकार से होगा। उसके बाद जो उपमा स्थलीय सामान्य बोध होता है वो द्वितीय क्षण में होगा। ठीक है, या तो मानसी माने प्रतीति होगी वो, या वैयंजन की प्रतीति होगी। दो क्यों होंगी वो भी बताएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि उपमा प्रतिपादक समम ऐसा पद अगर कहीं आ गया, बहुत सारे पद्यों में है, अभी स्मरण में नहीं आ रहे हैं, लेकिन काव्य प्रकाश में। हाँ बोलो, काव्य प्रकाश में कहाँ पर है, बोलो उधर कोई श्लोक बोलो। सरसेजम इदम आननं च समम इति चेतसी सम्मदम विधत्ते। सम्मदम विधत्ते, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस प्रकार से जहां पर भी समम यह पद आता है उपमा प्रतिपादक, वहां पर आपको इस प्रकार से बोध करना है, ध्यान रखना। तो कैसे बोध होगा? तो पहले तो बोध होगा सादृश्यवद भिन्नम मुखम आननम च सादृश्यवद भिन्नम। मुख और कमल जो है वो सादृश्य वाले से अभिन्न हैं। अब किसका सादृश्य है, किन निरूपित सादृश्य है, ऐसा कुछ पता नहीं लगेगा आपको पहले बोध में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब यहां पर देखिए, समम यह जो है
निपातातिरिक्त ना, इसका निपातातिरिक्त नामार्थ के साथ नहीं, ये जो आनन और अरविंद शब्द जो हैं वो निपातातिरिक्त दो नामार्थ हैं, तो उनका अभेद संबंध से अन्वय होगा। ठीक है, और उन दोनों के साथ समपदार्थ जो है सादृश्यवत, उसका भी अभेद संबंध से अन्वय होगा। तो बोध क्या होगा? सादृश्यवद अभिन्नम अरविंदम आननम च। तो सादृश्यवत्व जो है वो अभेद संबंध से अरविंद पदार्थ में भी है और मुख पदार्थ में भी है। अब लेकिन आपको यहां पर यह नहीं पता चला कि किसका सादृश्य किसमें बताना चाह रहा है कवि, है ना? समझ में आया? जी। किन्निरूपित सादृश्यम कस्मिन् अस्ति इति अनेन वाक्येन एतावता न बुद्धमस्माभिः। इदमेव वैशिष्ट्यमस्ति अस्य उपमावाक्यस्य अन्येभ्यः उपमावाक्येभ्यः। अस्तु, अतः वदामि समम् इति पदप्रयोगस्थले आदौ एतादृशः बोधः उपपद्यते, यथा अत्र कि सादृश्यवदभिन्नं मुखम अरविंदम च अथवा अरविंदम मुखम च। तो बोले इससे तो लाभ ही नहीं हुआ, इष्टार्थ प्रतीति हुई नहीं। तो बोलते हैं भैया पहले ये कर लो, उसके बाद इस प्रकार का बोध हो जाने के बाद, ठीक है, बोधे सति पश्चान मानसी। तो उसमें दो बातें हैं। नैयायिकों के मत में अथवा जो व्यंजना को उस प्रकार से नहीं मानते हैं, उनके मत में मानसी वो प्रतीति होगी, मानसिक वह बोध होगा, क्योंकि प्रतीति का तो आप अपलाप नहीं कर सकते, भले ही आप उस प्रतीति को वृत्तिजन्य माने अथवा प्रमाणांतर से माने, लेकिन वृत्ति माने ज्ञान का तो अपलाप नहीं कर सकते ना आप। ज्ञान तो आपको ऐसा होता ही है ना। तो उनके मत में वो मानसी प्रतीति होती है, और नैया यानी अलंकारिकों के मत में वो वैयंजन की प्रतीति होती है। हाँ, तो आप ये बात ध्यान रखना कभी भी कि जब भी समम ऐसा पद का प्रयोग होगा तो वहां पर यत्किंचित निरूपित सादृश्यवत अभिन्नम यत्किंचित, ऐसा जो बोध होगा वो कभी भी सामान्य बोध नहीं, शक्तिज बोध नहीं हो सकता, वो वैयंजनिक बोध ही होगा। या आप एकदम यहां पर इस आज के पाठ से निश्चित कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैयंजनिकी वा प्रतीति ही भवति। अब ये प्रश्न हुआ तो कैसा माने, माने सादृश्य किससे निरूपित माने और किस में माने। वैयंजनिक बोध का मतलब यह है कि शक्ति के द्वारा तो एक बार बोध करा दिया गया है ना। सादृश्यवदभिन्नम अरविंदम आननम च, तो शक्ति तो दोबारा उसी वाक्य से शब्द बोध नहीं करा सकती। तो व्यंजनावृत्ति के द्वारा वहां पर पहला बोध हो जाने के बाद द्वितीय प्रकार का बोध होगा। तो वहां व्यंजनावृत्ति कार्य करती है शक्ति के विरत हो जाने के कारण। एक बोध करा देने के बाद शक्ति जो है वो विरत व्यापारा हो जाती है। तो विरत व्यापारायाम अभिधायाम द्वितीय बोधः तस्मादेव वाक्यात् व्यंजनया संभाव्यते। अस्तु प्रमात्रा। समझिए अब क्या हुआ। हाँ, अब बात यह है कि यह जो वैयंजनिक बोध हो रहा है उसको हम कैसा माने। अरविंद निरूपित सादृश्यवत मुख को माने अथवा मुख निरूपित सादृश्यवत अरविंद को माने, क्योंकि यहां अभी तक तो आपने बताया नहीं, इसमें तो कुछ क्लियर हुआ नहीं। तो यहां पर पंडित राज ऐसा समाधान देते हैं कि भैया आप परस्पर या तो निरूपित सादृश्य को मान सकते हो, जैसे अरविंद निरूपित सादृश्यवद अभिन्नम मुखम, मुख निरूपित सादृश्यवद अभिन्नम अरविंदम, या तो ऐसा मान सकते हो, अथवा प्रसिद्ध निरूपित सादृश्यस्य वा प्रतीति ही, अथवा प्रसिद्ध निरूपित सादृश्य। तो प्रसिद्ध माने उपमान, जो उस धर्म के आधार के रूप में प्रसिद्ध हो। तो अरविंद जो है वो सौंदर्य आदि जो धर्म है उनके आधार के रूप में प्रसिद्ध है, इसीलिए अरविंद निरूपित सादृश्यवद अभिन्नम मुखम ऐसा बोध आप मान सकते हो। बस आपको यही जानना है कि समम यह जो पद है
उसका जब प्रयोग होगा तो वहाँ पर पहला बोध जो होगा वो उभय पदार्थ वहाँ पर अनुयोगी बनेंगे सादृश्यवत पदार्थ के अभेद संबंध से। उसके बाद वहाँ पर व्यंजनावृत्ति के द्वारा यत्किंचित निरूपित सादृश्यवद अभिन्नम यत्किंचित ऐसा द्वितीय बोध होगा जिसके बाद प्रमाता का जो चित्त है वो विश्रांत होता है। नहीं तो क्योंकि हमें भी ऐसे आकांक्षा बनी रहती है ना, कभी कहना क्या चाह रहा है, हाँ, कमल के समान मुख है, मुख के समान कमल है, यावत किन्निरूपित सादृश्यवत् अभिन्नम किमिति अस्माकं ज्ञानं न भवति तावदस्माकं चेतोपि विश्रांतिं न लभते अस्तु प्रमातृत्वेन। अतः द्वितीयः बोधः अवश्यम् अपेक्षितो भवति, स च व्यञ्जनया संभाव्यते इति अवश्यं ज्ञातव्यम्। अस्तु। बिंब प्रतिबिंब भावापन्ने तु। अब अभी तक आपको जितने उपमा स्थलीय वाक्य यहाँ पर बताए आचार्य जगन्नाथ ने, वे सभी सामान्य साधारण धर्म को लेकर के बताए थे। अभी इन्होंने जो उपमा निरूपण के बाद साधारण धर्म के वैचित्र्य को लेकर के उपमा के कुछ भेद बताए थे ना, कि साधारण धर्म कहीं बिंब प्रतिबिंब भावापन्न होता है, कहीं पर शुद्ध होता है, हाँ, कहीं पर कार्य कारण भाव होता है दो साधारण धर्मों में। तो उनमें उनके प्रयोग के स्थल में किस प्रकार से शाब्द बोध होता है ऐसा आप यहाँ से बताएंगे, ठीक है। तो बिंब प्रतिबिंब भावापन्ने तु, अर्थात जब साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब भावापन्न होता है, उस प्रकार के साधारण धर्म वाले उपमा वाक्यों से किस प्रकार का शब्द बोध होगा, अब ये बता रहे हैं। तो ये आपने श्लोक पहले पढ़ लिया है जब ये बता रहे थे ना, उपमा माने बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म की जब मीमांसा कर रहे थे, तो ये श्लोक आया था। यहाँ पर एक यति का वर्णन किया गया है, और वो यति कैसा है, तो संध्या काल का सहोदर है ना। संध्या काल का सहोदर कैसे है, तो वो बता रहे हैं। थोड़ा सा सामान्य अर्थ करते हैं इसका। कोमलातप शोणाभ्र संध्या काल सहोदर, यानी कोमल आतप है जिसमें, और जो शोणाभ्र है लाल मेघ वाला जो संध्या काल है। तो संध्या के समय इसी प्रकार से आप देखते हैं कि आतप जो होता है वो भी सही हो जाता है, कोमल हो जाता है, और जो मेघ हैं वे भी कुछ लाल हो जाते हैं, है ना, शोण हो जाते हैं। ऐसा जो संध्या काल है उसका सहोदर है कौन, तो अयम यति ही। अब यति कैसा है भैया, जो आप उसका सहोदर बना रहे हैं, भाई बना रहे हैं। तो कहना है कि कोमला कुंकुमालेपनो याति काषाय वसनो यति ही। कुंकुमस्य आलेपनम, कुंकुमस्य आलेपनम यस्य, और काषायम वसनम यस्य, जिसके गेरुआ रंग के वस्त्र हैं, काषाय वस्त्र हैं, और कुंकुम का जिसने लेप किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा यति जो है वो जा रहा है। अब यहां पर क्या है, दोनों जो अर्थ हैं, विशेषण रूप अर्थ हैं, वो दोनों भिन्न हैं। संध्या काल जो उपमान है उसका जो धर्म है कोमलातपत्व या शोणाभ्रत्व, वो भिन्न है, और यति का जो धर्म है काषाय वसनत्व और कुंकुमा लेपनत्व, वो भिन्न है। तो भिन्न साधारण धर्म है, इसीलिए इनको लेकर के उपमा कैसे होगी, तो आप जानते हैं कि जहां पर भिन्न साधारण धर्म होते हुए भी अगर उन दोनों भिन्न धर्मों में किसी सादृश्य के कारण उनको हम उनमें आरोपित अभेद मान करके उनको एक मान लेते हैं, और फिर वहां पर तन्मूलक उपमा उनके धर्मियों में हो जाती है। ऐसे धर्म को हम कहते हैं बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म,
माने जहाँ पर परमार्थतः जो धर्म है वो भिन्न है, वस्तुतः वो धर्म जो है वो भिन्न है, लेकिन सादृश्य मूलक अभेदाध्यवसाय के कारण उसको एक मान करके वहां पर उपमा जो है वो हो जाती है निष्पन्न। तो अब यहां पर देखिए, इत्यादौ माने अस्मिन् पद्ये कुंकुमालेपनादि विशेष। अभी आपको ये समझ में तो आ गया कि यहाँ पर ये जो धर्म है, अच्छा हाँ ये और समझ लीजिए इन दोनों को एक कैसे बनाया। तो एक बनाने का अभिप्राय यहाँ पर यही है कि जैसे माने संध्या काल रूप उपमान के जो विशेषण हैं उसमें भी रक्त गुण है ना, लालिमा है, और इसके यति के जो वस्त्र आदि हैं उनमें भी लालिमा है, तो उसके सादृश्य के कारण यहाँ पर भिन्न होते हुए भी इनको इनमें अभेदाद्य व्यवसाय कर लिया दो धर्मों में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको एक धर्म मान करके उपमा होती है। तो यह जो धर्म है वह बिंब प्रतिबिंब भावापन्न है। अस्तु, उसको लेकर के बता रहे हैं कैसे शब्दबोध होगा। देखिए, इत्यादौ कुंकुमालेपनादि विशिष्टो यतिः कोमलातपादि विशिष्ट संध्याकाल सदृशा भिन्न इति शक्तिया बोधे। पहले शक्ति जो बोध होगा वो कैसा होगा, तो बता रहे हैं कि कुंकुमालेपनादि विशिष्ट, कुंकुमालेपनादि आदि शब्द से कसाय व्यसन को भी ले लेंगे, इनसे विशिष्ट जो यति है वह कोमला तप और शोणाभ्र से विशिष्ट संध्या काल से सदृश से अभिन्न है। ऐसा शक्ति के द्वारा बोध हो जाने पर उसके बाद सादृश्य प्रयोजक धर्माकांक्षायाम बोध तो हो गया, लेकिन प्रमाता की जिज्ञासा होती है सहज कि जहां पर भी सादृश्य बोध हो रहा है वहां पर उस सादृश्य का प्रयोजक धर्म क्या है, क्योंकि अभी हम सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मान करके विचार कर रहे हैं। तो यहां पर भी इस वाक्य में भी प्रमाता की, श्रोता की जिज्ञासा होती है, माने धर्माकांक्षा होगी, धर्म जिज्ञासा होगी कि अत्र सादृश्यस्य प्रयोजकत्वेन कः धर्मः अस्ति। सादृश्य के प्रयोजक के रूप में यहाँ पर कौन सा धर्म है, तो भी बता रहे हैं कि पश्चात सादृश्य प्रयोजकस्य धर्मस्य आकांक्षायाम श्रुतानाम, जो श्रुत हैं वाक्य में, कोमलातपादीनाम उपमानोपमेय विशेषणानाम, कोमलातपादी जो उपमान और उपमेय, तो कोमलातप और शोणाभ्रत्व ये दो उपमान के विशेषण हैं। कुंकुमालेपनत्व, काषायवसनत्व, यह जो है वे उपमेय के विशेषण हैं। इन सभी का सादृश्य मूले तादात्म्याध्यवसाने, इन सभी विशेषणों में सादृश्य मूल तादात्म्याध्यवसान होता है, माने आरोपित अभेद इनमें हम मानते हैं किसी सादृश्य के कारण। फिर जाकर के इन धर्मों की साधारणता निष्पन्न होती है, तब जाकर के ये धर्म जो है वो साधारण बनते हैं, साधारणत्व निष्पत्ति ही। अस्तु, तो इस प्रकार के बिंब प्रतिबिंब भावापन्न जो धर्म है, उन धर्म वाले जो उपमा वाक्य हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है, पहले जब बोध होगा तो वहां पर आप प्रयोजक जो साधारण धर्म है उसका निर्वचन नहीं कर सकते। वहां पर आपको ऐसे ही बोध माने शब्द बोध का स्वरूप बताना है कि विशेषण के साथ उपमान को कहना है, उपमेय को कहना है, फिर विशेषण के साथ उपमान को कह करके सदृश पद लगा करके और उससे अभिन्न उपमेय को बना देना है, जैसा यहाँ पर बनाया गया है कि तादृश कुंकुमालेपन काषाय वसन विशिष्टः यतिः कोमलातप शोणाभ्र विशिष्ट संध्या काल सदृशा भिन्नः अस्ति। एतावान् एव बोधः
शक्त्या भवति। पश्चात् तत् सादृश्यप्रयोजकतया धर्मस्य जिज्ञासा भवति। तदा साधारणधर्मत्वनिष्पत्तिः तेषाम् उपमानोपमेयविशेषणानां भवति। अस्तु, तो अयं कश्चित् प्रकारः बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्ने साधारणधर्मे भवति। अस्तु, तदेतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः यदा भवन्तः अत्र पश्यन्ति पुस्तके, अस्यैव उपमावाक्यस्य पाठान्तरमादाय बोधवैचित्र्यम् आचार्यः दर्शयिष्यति। तच्च वयम् आगामिपाठे ज्ञास्यामः। अस्तु, धन्यवादः।